हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 मध्य प्रदेश से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। भोपाल से मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारी तेज कर दी गई है और दौरे की रणनीति को लेकर बीजेपी ने आज एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक की है। 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा होने वाला है उसको लेकर ये बैठक हुई है। जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने वाले हैं। BD शर्मा और हितानंद शर्मा ने ये बड़ी बैठक ली है और इसमें मंत्री विश्वास सारंग, विधायक रामेश्वर शर्मा भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर इस बैठक में रणनीति बनाई गई है। तो मध्य प्रदेश में जनजातीय गौरव दिवस को लेकर आज अहम बैठक की गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें 15 नवंबर को भोपाल आने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उस दौरे की रणनीति को लेकर आज बीजेपी ने बैठक की है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी सुधीर से। सुधीर, 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल आने वाले हैं, उसको लेकर आज अहम बैठक हुई है। क्या कुछ रणनीति तैयार की गई इसमें? देखिए, बिल्कुल इस पूरे कार्यक्रम को ऐतिहासिक बीजेपी बनाना चाहती है, लिहाजा तैयारियां बड़े स्तर पर की जा रही हैं। और आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय के अंदर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा और जो संगठन के जो संगठन मंत्री हैं हितानंद शर्मा, उन्होंने भोपाल के जनप्रतिनिधियों के साथ में बैठक ली है। 5 लाख से ज्यादा जनजातीय आदिवासियों को जुटाने का लक्ष्य बीजेपी में रखा है। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आदिवासी बाहुल्य इलाके के अंदर जाकर 3 बड़ी आम सभाएं करने वाले हैं और आदिवासियों को भोपाल आने का निमंत्रण भी इनके द्वारा दिया जाएगा। पर लेकिन जो व्यवस्था है वो भोपाल के पदाधिकारियों को संभालनी है। भोपाल के जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदारी इस पूरी बैठक के दौरान दी गई है कि जो जनप्रतिनिधि हैं, भोपाल के सांसद, विधायक और भोपाल के से जो मंत्री आते हैं, उनको अलग अलग दायित्व जो है इस पूरी बैठक के अंदर बीजेपी के नेताओं ने सौंपे हैं। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, लिहाजा किसी तरह की कोई चूक, किसी तरह का कोई खामी न रहने पाए, इस बात की कोशिश बीजेपी की। और तमाम तैयारियों को भव्य रूप किस तरीके से दिया जाए इस पूरे आयोजन को, इसको लेकर इस पूरी बैठक में रणनीति तैयार की गई है। आकांक्षा जी, शुक्रिया सुधीर पूरी जानकारी के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश दौरे की तैयारी तेज हो गई है। दौरे की रणनीति को लेकर आज बीजेपी ने एक महत्वपूर्ण बैठक की है, जिसमें हितानंद शर्मा के साथ ही प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष BD शर्मा ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। 15 नवंबर को आने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। हबीबगंज रेलवे स्टेशन के उद्घाटन समारोह और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए स्टेशन की पार्किंग व्यवस्था में अस्थायी बदलाव किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15 नवंबर के कार्यक्रम को देखते हुए 9 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक ये प्रभावी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्व सुविधायुक्त रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। ऐसे में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने जाने वाले लोगों को परेशानी होगी। 9 से 12 नवंबर तक स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की पार्किंग बंद रहेगी। केवल ड्रॉप एंड गो की सुविधा रहेगी। 13 से 15 नवंबर तक प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ 2 व्हीलर और 4 व्हीलर को एंट्री की मनाही रहेगी। वहां पर ड्रॉप एंड गो की सुविधा भी नहीं रहेगी। अगले साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के एजेंडे के साथ बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज दिल्ली में आयोजित हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता भी शामिल हुए। छत्तीसगढ़ से पूर्व CM और बीजेपी के उपाध्यक्ष रमन सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहे। वहीं MP के CM शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा समेत दूसरे नेता इस बैठक में वर्चुअली शामिल हुए। छत्तीसगढ़ से भी नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय समेत वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल हुए। PM मोदी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं की कोविड काल में बेहतर कार्य के लिए सराहना की। साथ ही पार्टी नेताओं से कहा कि बीजेपी परिवार आधारित पार्टी नहीं है, ऐसे में हमारे लिए सेवा ही पूजा है। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ समेत कई राज्यों के बड़े बीजेपी नेता और संगठन प्रमुख भी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में बीजेपी ने तय किया कि पंजाब में वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बैठक से निकले CM शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया भर में भारत का डंका बज रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा
कि लगातार सामान्य व्यक्ति के मन से जुड़ करके जो पार्टी एक राजनीतिक विचार को आदर्श के रूप में लेके चली है, आज उसका एक व्यापक परिणाम भी देखने में आता है। और वो व्यापक परिणाम इस रूप में है कि दुनिया के लोगों ने अनेक क्षेत्रों में, चाहे कोविड में 100 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो, चाहे भारतीय अर्थव्यवस्था के सुधार की दिशा हो, और चाहे जलवायु परिवर्तन पे भारत के द्वारा विश्व में स्थापित किए गए मानक हो, उसको स्वीकार किया है। सकारात्मक सोच के साथ आत्मविश्वास से भर के पांचों राज्य जहाँ चुनाव होने, उनकी तैयारी की भी चर्चा हुई, उपलब्धियों की भी चर्चा हुई, लेकिन उसके साथ आगे जो काम हमको करना है, जनता को सुखी और समृद्ध करने के लिए, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए, आत्मनिर्भर प्रदेशों के निर्माण के लिए, उस पर विस्तार से चर्चा हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उद्घाटन भाषण में खास करके छत्तीसगढ़ के जो भ्रष्टाचार है, करप्शन के मामले हैं, उसको लेकर के चिंता व्यक्त किए। यहाँ के नक्सलवाद और जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार आने के बाद में सांप्रदायिक सद्भाव को जो बिगाड़ने का काम किया गया है, इसको लेकर के विशेष चिंता व्यक्त किए हैं। आने वाले 2023 में छत्तीसगढ़ में सरकार बनेगी, इसको लेकर के कार्य योजना के ऊपर भी चर्चा की गई। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम होने के बाद अब कई राज्य सरकारों ने भी वैट कम कर जनता को राहत दी है, लेकिन इसे लेकर सियासत भी जारी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोलते हुए सीधे सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जवाब मांगा। कांग्रेस शासित राज्य आखिर क्यों वैट कम नहीं कर रहे हैं? बीजेपी की राष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने पहुंचे सीएम शिवराज ने पेट्रोल डीजल के दामों पर कांग्रेस बहुत शोर मचाती है, मैं मैडम सोनिया गांधी और राहुल बाबा से पूछना चाहता हूं, बीजेपी शासित राज्यों की सरकार ने केंद्र सरकार के साथ पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दिए हैं, लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री अब भी चुप्पी साधे हुए हैं। कांग्रेस पेट्रोल डीजल के दाम पर घड़ियालू आंसू बहाते थे। वहीं कांग्रेस दावा कर रही है कि देश भर में हुए उपचुनावों में बीजेपी को महंगाई का झटका लगा है, इसलिए दाम कम किए गए हैं। कांग्रेस ने और भी टैक्स कम करने की मांग की है, जिस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया कि भाजपा सेवा से सरोकार रखती है, राजनीति से नहीं। लेकिन अभी भी कांग्रेस और अन्य दलों की राज्य सरकार ने दाम कम नहीं किए हैं। ये पेट्रोल के दाम चुनाव के पहले भी घटाए जा सकते थे, उपचुनाव के पहले, लेकिन हमने मध्य प्रदेश में जीतने के बाद कम किया। स्पष्ट रूप से संकेत है, वोटों की राजनीति को ध्यान में रख के भारतीय जनता पार्टी कभी राजनीति नहीं करती और कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ वोटों की राजनीति। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री डीजल और पेट्रोल के दाम कम क्यों नहीं कर रहे, वेट क्यों नहीं घटा रहे? अब तक ये घड़ियाली आंसू रोते थे। जनता के कष्टों का झूठा रोना और जब प्रधानमंत्री जी ने कर दिया, राज्य सरकारों ने कर दिया भारतीय जनता पार्टी की, तो अब चुप्पी दबाए बैठे हैं। कांग्रेस को जवाब देना होगा। हम जवाब मांगते हैं कि वो वैट कब कम कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बातों ही बातों में दिग्विजय सिंह को मनहूस बता दिया। राष्ट्र कार्यकारिणी में वर्चुअली शामिल होने पहुंचे वीडी शर्मा से जो दिग्विजय सिंह को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि आज अच्छा दिन है, कार्यकारिणी की बैठक है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, कहां हम ऐसे मनहूस आदमी पर बात करें। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि उन्हें आरएसएस की विचारधारा से। अरे यार, अब दिग्विजय सिंह जी के बारे में मैं बात करना उचित नहीं समझता। आज अच्छा दिन है, राष्ट्रीय कार्य समिति है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, कहां ऐसे मनहूस आदमी की हम बात करें। उपचुनाव में जीत से उत्साहित मध्य प्रदेश बीजेपी को अब अगला टारगेट मिल गया है। अब कार्यकर्ताओं का फोकस 51% वोट शेयर बढ़ाने पर होगा। बीजेपी राष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने पहुंचे प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने यह टारगेट बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिया है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में मध्य प्रदेश में अच्छे रिजल्ट आए हैं, जिसके लिए मैं मध्य प्रदेश की जनता का अभिनंदन करता हूं। डबल इंजन की सरकार के काम पर जनता ने मुहर लगाई है। आने वाले दिनों में इस राष्ट्र कार्यकारिणी के बाद पार्टी की गतिविधियों के बूते 51% वोट शेयर बढ़ाना हमारे कार्यकर्ताओं और हमारे लिए लक्ष्य है। साथ ही मध्य प्रदेश में स्थिरता और समृद्धि हमारी 2 दिशाएं रहेंगी। आने वाले दिनों में इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद हमारे सरकार की नीतियां और हमारे पार्टी की गतिविधियां, ये दोनों 51% वोट प्राप्ति के लिए हमारा वोट शेयर अब आने वाले दिनों में बूथ से लेकर प्रदेश तक 51% वोट शेयर
के ओर बढ़ना, ये हमारा कार्यकर्ताओं के लिए और हमारे सरकार के लिए, हमारी नीतियों के लिए लक्ष्य रहेगा। इसी बीच बड़ी खबर आपको बालाघाट से बता दें, जहां नक्सलियों के मंसूबे को नाकाम कर दिया गया है पुलिस की तरफ से। नक्सलियों ने केराडीह टेमनी के बीच जंगल में विस्फोटक सामग्री रखी थी और उसे पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस पार्टी को निशाना बनाने के लिए विस्फोटक रखा गया था। 750 ग्राम पोटाश, 750 ग्राम एक्सप्लोसिव पाउडर बरामद किया गया है। इसके साथ ही 5 बैटरी कनेक्टर के साथ ही 2 बंडल वायर और दूसरी सामग्री भी बरामद की गई है। प्लास्टिक के 2 डिब्बों में इन विस्फोटक सामग्री को रखा गया था। एसपी अभिषेक तिवारी ने इसकी पुष्टि भी की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बालाघाट से बता रहे हैं, जहां नक्सलियों के मंसूबे को पुलिस ने नाकाम कर दिया है। केराडीह टेमनी के बीच जंगलों में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है और पुलिस पार्टी को निशाना बनाने के लिए विस्फोटक रखा गया था। 750 ग्राम पोटाश, 750 ग्राम एक्सप्लोसिव पाउडर भी बरामद किया गया है। 5 बैटरी कनेक्टर के साथ ही 2 बंडल वायर और दूसरी सामग्री भी बरामद की गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी हितेंद्र से। हितेंद्र, नक्सलियों के एक बड़े मंसूबे को नाकाम किया है पुलिस ने। हितेंद्र, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, फिलहाल हितेंद्र से हमारी बात नहीं हो पा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बालाघाट से बता रहे हैं। प्लास्टिक के 2 डब्बे में विस्फोटक सामग्री रखी गई थी। पुलिस पार्टी को निशाना बनाने के लिए उसे बरामद किया है पुलिस ने। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कितनी तादाद में यहाँ पर विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि 750 ग्राम पोटाश और इसके साथ ही केमिकल पाउडर भी कुछ बरामद किए गए हैं। 5 बैटरी कनेक्टर के साथ ही दूसरी विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। तो एक बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए ये एक्सप्लोजिव कुछ वहां पर रखे गए थे और पुलिस ने सतर्कता के साथ अभियान चलाते हुए इस विस्फोटक सामग्री को बरामद किया है। प्लास्टिक के 2 डब्बे में ये विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। तो केराडीह टेमनी के बीच जंगल से विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। पुलिस पार्टी को निशाना बनाने के लिए ये विस्फोटक रखा गया था। पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। इंदौर के एमआईजी थाना इलाके में महिला से फोन पर 3 तलाक का मामला सामने आया है। दरअसल यूपी के आरोपी आस मोहम्मद और पीड़िता की शादी 8 साल पहले हुई थी। लड़की के परिजनों ने इंदौर में ही रहने के लिए दामाद को फ्लैट दिया, लेकिन नशे के आदी आरोपी की पहले नौकरी गई और फिर उसने पीड़िता के साथ नशे में मारपीट करना शुरू कर दिया। अब आरोपी यूपी चला गया और फोन पर पीड़िता को 3 तलाक दे दिया। आरोपी के परिजन भी उसे शह दे रहे हैं, जिससे परेशान पीड़िता ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। पीड़िता की जो है 6 वर्ष की बच्ची भी है, तो कल थाने आई थी। उसने कहा सर मेरा तो जीवन ही अंधकार हुआ जा रहा है। तुमने कहा तुम्हारे इस मामले में जो है मुस्लिम जो अधिनियम है 2019 का, उसके तहत हम कार्रवाई कर दे रहे हैं। हमने प्रकरण कायम किया और शीघ्र ही उनको जो है इसमें नोटिस देकर के न्यायालय पेश कराएंगे। ग्वालियर में ननंद और भाभी का झगड़ा इस हद तक पहुंच गया कि ननंद ने खुदकुशी करने के लिए ऑल आउट पी लिया। यही नहीं, खुदकुशी की कोशिश से पहले उसने अपना एक वीडियो भी बनाया जिसमें वो न्याय की गुहार लगाती नजर आ रही है। जब ऑल आउट पीने के बाद परिजनों को पता चली तो तत्काल उसे एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे भर्ती कराया गया है। उसकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। मामला थाटीपुर थाना क्षेत्र के गोपालपुरा का है। अस्पताल में भर्ती महिला टिंकल पराशर का कहना है कि मेरा भाभी से झगड़ा हुआ था। आए दिन वो मुझे परेशान करती है, जो बात करती है मेरे घर पर झूठा फंसाने की धमकी देती हैं, इसलिए मैंने ये कदम उठाया है। मैं चाहती हूं कि मुझे न्याय मिले। उधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने तहसीलदार से उसके बयान कराए हैं। हाँ, भाभी क्या करती है आपके साथ में? वो बहुत परेशान करती हैं, बहुत लड़ाई करती हैं। अच्छा, और किसको परेशान करती हैं? वो परेशान करके रखा है, मेरे भैया को भी बहुत परेशान करके रखा है। अच्छा, और उनके घर वालों ने भी परेशान कर रखा है? हाँ, उनके पापा ऐसाई हैं, तो बस उनकी दोष देती रहती हैं कि मेरे पापा ऐसाई हैं, मैं तुमको जेल करवा दूंगी, ये करवा दूंगी, वो करवा दूंगी। ऐसी कोई वो नहीं थी कुछ थी। वो आज ठीक होकर जो है छुट्टी होकर घर अपने चली गई वापस। उसने कोई वीडियो बनाया था सुसाइड करने से पहले? अब वो उसका मैटर है, वीडियो बनाया उसने क्या, लेकिन जो है वीडियो नहीं, जो वास्तविकता है उसका बयान भी कराया गया है
क्या क्या एक्शन लिया है? बयान में उसने यही बताया है कि मुझे भाभी ने गाली वाली दी थी, इस कारण जो है मैंने ऑल आउट पी लिया। सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में दीपावली की रात लेबर रूम में पटाखा चलाने के मामले में बीएमसी प्रबंधन ने वहां पदस्थ स्टाफ नर्स को निलंबित कर दिया है। साथ ही वहां तैनात सुरक्षा कर्मी को भी हटा दिया गया है। बता दें कि लेबर रूम में दीपावली के दिन प्रसूता की मौत हो गई थी और स्टाफ पटाखे चलाने में मशगूल था। पटाखे चलाने का वीडियो भी वायरल हुआ था। मामले को लेकर परिजनों ने स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया था, जिसके बाद बीएमसी प्रबंधन ने यह कार्रवाई की। लेकिन उस रात वार्ड में भर्ती प्रसूता की मौत के बारे में बीएमसी प्रबंधन ने अभी तक कोई भी बयान जारी नहीं किया है। कार्रवाई करते हुए संबंधित नर्सिंग स्टाफ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है एवं दोषी पाए गए जूनियर डॉक्टर, पीजी छात्र, इंटर्न छात्र को लेबर रोटी और लेबर रूम में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। ग्वालियर में अवैध कब्जा हटाने पहुंची प्रशासन की टीम के हाथ पैर उस समय फूल गए जब कब्जाधारी दुकानदार ने पेपर कटर से अपनी गर्दन ही काट ली। दरअसल एसडीएम सीबी प्रसाद के आदेश पर शहर के ओल्ड हाई कोर्ट के सामने अवैध कब्जा हटाने के लिए पुलिस पहुंची थी और उनके साथ नायब तहसीलदार भी थे और उनके सामने ही दुकानदार नवीन किशोर गोयल ने पेपर कटर से खुद के गले, सीने और पेट को घायल कर लिया। नवीन को बचाने के दौरान एक एसआई भी घायल हो गए। नवीन को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। वहीं मामले में परिजनों ने पड़ोसी दुकानदार राकेश और सतीश मित्तल के प्रभाव में अधिकारियों के कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा है कि बिना नोटिस दिए छुट्टी के दिन कार्रवाई करने के लिए वो पहुंच गए। फिलहाल पुलिस ने दुकानदार के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज कर लिया है। जांच शुरू कर दी गई है। किसने मार किया? राकेश मित्तल, अनूप मित्तल और कुछ पुलिस वाले भी थे उनके साथ। उन्होंने दुकान से घसीटा था। तहसीलदार के साथ नहीं? मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने घसीटते हुए देखा, इतने में चाकू मारे। तहसीलदार मैडम खड़ी, उनका मैंने फोटो भी लिया गाड़ी का, और जो पुलिस वाला साथ में था उसका भी फोटो मेरे पास है। अच्छा। जब अतिक्रमण हटाने के लिए प्रोसेस स्टार्ट कर रहे थे, इसी दरमियान जो जिसने गला काटा है वो उग्र हो गया, बदतमीजी करने लगा, मैडम से ही बदतमीजी करने लगा, पुलिस से भी रोकरागी करी तो उसने अपने गले पे जो उसके कार्ड बनाने का फनर था उससे 3-4 बार कर लिए और पुलिस के ऊपर भी कर दिया था। तो उसको इलाज के लिए भेज दिया गया है और बाकी पटवारी साहब की तरफ से उनके खिलाफ एफआईआर की जा रही है। खंडवा में पंधाना रोड स्थित सब्जी मंडी में किसानों ने हंगामा कर दिया। दरअसल किसान लाल मिर्च बेचने मंडी आए थे। यहां पर नीलामी में व्यापारियों ने उनकी मिर्च को 30 से 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदा। उचित दाम नहीं मिलने पर किसानों ने हंगामा किया। मामले में किसान गोपाल पटेल ने बताया कि 30 से 40 रुपए प्रति किलो के भाव से लाल मिर्ची खरीदी जा रही है, जबकि खंडवा से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर बेड़िया स्थित मिर्ची मंडी में 100 से 150 रुपए तक की लाल मिर्च बिक रही है। किसानों ने कहा कि सरेआम लूट है, ये नहीं रुकी तो चक्का जाम किया जाएगा। वहीं मामले पर मंडी सचिव शर्मिला निनामा का कहना है कि किसानों को क्वालिटी के अनुसार मिर्च का दाम दिया जा रहा है। 40 रुपये किलो से 40 रुपये किलो का माल बिका है, तो इससे किसान संतुष्ट नहीं है। मैडम से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ की मंडी में सुधार लाए, अन्यथा यहाँ के किसान बाहर की मंडी जाएंगे तो अन्यथा फिर किसानों को आप दोषी मत ठहराना। और क्वालिटी के हिसाब से माल बिक रहा है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसानों का जो कृषि उपज है मिर्ची, उसका उनको उचित मूल्य मिलेगा। जिस क्वालिटी की मिर्ची उन्हें वो भाव मिलेगा। इसलिए व्यापारियों को भी मैंने सख्त हिदायत दे दी है। और जो इनकी एक शिकायत और थी कि ऊपर से 1-2 किलो निकालते हैं, तो वो भी बिल्कुल मना कर दिया कि कोई भी किसी किसान के थैले में से कोई भी मिर्ची नहीं निकालेगा अतिरिक्त। दुर्गा पूजा और दीपावली के सफल आयोजन के बाद अब आस्था के महापर्व छठ की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसे लेकर पुलिस प्रशासन छठ महापर्व की तैयारी में जुट गई है। कल से 4 दिवसीय चलने वाले छठ पर्व 11 नवंबर को उगते सूर्य के साथ की आराधना के साथ महापर्व का समापन होगा। राजधानी भोपाल में इस बार 50 घाट पर पूजा कराई जाएगी, जिससे भीड़ अधिक ना हो और कोविड-19 गाइडलाइन का पालन किया जा सके। डीआईजी इरशाद वली के मुताबिक सोमवार को डैम, तालाबों के घाट का निरीक्षण शुरू किया जाएगा। इस दौरान ट्रैफिक के साथ ही लाइटिंग की विशेष व्यवस्था भी की जाएगी, ताकि छठ व्रतियों को परेशानी ना हो। घाटों के किनारे गोताखोर और नगर निगम का अमला मुस्तैद रहेगा। छठ घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होने के साथ ही छठ घाट के आसपास बैरिकेडिंग कर ट्रैफिक कंट्रोल किया जाएगा। घाट में किसी तरह की दुर्घटना ना हो, इसके लिए एनडीआरएफ से भी संपर्क किया जा रहा है। छठ पर्व को लेकर के जितने भी घाट हैं, पिछली बार भी हम लोगों ने अच्छी व्यवस्था लगाई थी। हम लोग कोशिश करेंगे कि इस बार भी जो है
व्यवस्थाएं सब जगह लगा के रखें ताकि किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, ट्रैफिक में भी कोई दिक्कत ना आए, ट्रैफिक मैनेजमेंट भी प्रॉपर रहे और श्रद्धालु जो हैं प्रॉपरली जो है छठ पूजा अच्छी तरह से कर सकें। इंदौर में बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश के 4 दिनी छठ महोत्सव की शुरुआत होने जा रही है। पिछले साल कोरोना महामारी के कारण शहर में रह रहे पूर्वांचल के श्रद्धालुओं ने अपने घरों में ही कृत्रिम जलकुंड का निर्माण कर सूर्यदेव को अर्घ्य दिया था, लेकिन इस साल जिला प्रशासन की सशर्त अनुमति के बाद शहर में लगभग 80 स्थानों पर सार्वजनिक छठ महापर्व का आयोजन कोरोना नियमों का पालन करते हुए किया जाएगा। पूर्वोत्तर सांस्कृतिक संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर जगदीश सिंह का कहना है कि इस साल कोरोना की स्थिति में सुधार को देखते हुए शहर के 2 दर्जन से ज्यादा छठ पूजा आयोजन समितियों द्वारा पूर्वोत्तर सांस्कृतिक संस्थान के नेतृत्व में की जा रही है और सभी कुंडों की सफाई भी हो चुकी है। ये पर्व नदी में, तालाब के किनारे उसका महत्व होता है करने के लिए, लेकिन चूंकि इंदौर में ऐसी व्यवस्था नहीं होती है तो हम लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में जलकुंड निर्मित किया हुआ है। दतिया के रतनगढ़ माता का लक्खी मेला संपन्न हो चुका है। इस साल करीब 15 से 20 लाख श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए। वहीं मेले के संपन्न होने के बाद प्रशासन ने भी अब राहत की सांस ली है। इस साल प्रशासन के सामने चुनौतियां ज्यादा थी क्योंकि भारी बारिश और सैलाब के चलते मंदिर जाने वाले सभी पुल बह चुके हैं। पूरे जिले से पहुंचने वाले करीब सभी रास्ते क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, लेकिन चुनौतियों के बीच आज मेला पूरी तरह संपन्न हो गया है। कलेक्टर दतिया संजय कुमार ने श्रद्धालुओं और प्रशासनिक कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों का शुक्रिया अदा किया। बता दें कि दतिया जिले की सेवड़ा तहसील के विंध्य पर्वत श्रृंखला के बीच पहाड़ी पर देवी रतनगढ़ माता का मंदिर स्थित है, जहां रतनगढ़ माता अपने भाई कुंवर महाराज के साथ विराजी है। ये जगह भाई बहन के प्रेम की अमिट कहानी दर्शाता है। अनुमानित लगभग 12 से 15 लाख लोग आए होंगे। एग्जैक्ट संख्या तो बताना मुश्किल है, बट एक अंदाजे के मुताबिक पिछले वर्षों से थोड़े कम लोग थे क्योंकि जो पुल के टूटने से आवागमन अवरुद्ध था तो थोड़ा प्रभाव तो पड़ा उस पर। और फिर हम लोगों ने अपील भी किया था कि भाई कोविड के कारण लोग आने से परहेज करें, और मुझे लगता है कुछ लोगों ने समझदारी भी दिखाई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।